नमस्कार आप सभी को मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन के इस विशेष सेशन में स्वागत है आप सभी का। लास्ट टाइम आपको जो प्रश्न दिया गया था उस प्रश्न पे हम आते हैं। प्रश्न था राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा नीति 2016। प्रश्न था राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा नीति, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा नीति 2016 को आप किस प्रकार से देखते हैं, आप किस प्रकार से आप किस प्रकार से देखते हैं। इस नीति के अंतर्गत 7 लक्ष्य कौन से हैं। इस और नीति के अंतर्गत इस नीति के अंतर्गत 7 लक्ष्य कौन से हैं। 7 लक्ष्य कौन से हैं। आप में से कुछ लोगों ने उत्तर लिखा था भैया, लेकिन बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि संतुष्टि वाला उत्तर नहीं था, इसलिए आज मैंने किसी की कॉपी को यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, क्योंकि प्रयास ही आपके द्वारा इस तरह से नहीं किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि भैया इसमें ऐसा क्या था जो आप इसका उत्तर नहीं लिख पाए या समस्याएं थी। सबसे पहली बात हम करते हैं, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा नीति की हो रही है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो बात करनी है वो करनी है राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा, या बौद्धिक संपदा होता क्या है, पहले आप इस शब्द को डिस्क्राइब करेंगे। तो हमने आपको बताया है कि जब भी कोई प्रश्न आपको मिलता है, आपका प्राथमिक कार्य होता है कि प्रश्न मिलने के तुरंत बाद आप कीवर्ड जो आपको प्रश्न में नजर आएंगे आप उनको अंडरलाइन करेंगे। जैसे मैं यदि इस प्रश्न की बात करूं, तो इस प्रश्न को जब आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको कीवर्ड देखने को मिल रहा है राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा नीति, ये आपका कीवर्ड देखने को मिल रहा है। फिर वर्ष 2016 की बात हो रही, ये आपका कीवर्ड है, और इसके बाद बोला जा रहा है इस नीति के 7 लक्ष्य कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे जो कीवर्ड मिलते हैं, सबसे पहला काम हमें प्रश्न को कम से कम 3 बार पढ़ना है, 3 टाइम्स। ठीक है, उसके बाद जो कीवर्ड होते हैं, ठीक है, कीवर्ड होते हैं उनको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। कीवर्ड अंडरलाइन करने के बाद हमें प्रश्न जो है वो समझ में आ जाएगा, और जब हम प्रश्न को समझ लेते हैं उसके बाद से फिर हमें आगे के प्रोसेस पे जाना होता है। सबसे पहला काम प्रश्न को 3 बार पढ़ना, कीवर्ड को अंडरलाइन करना। अब हमने जब प्रश्न समझ लिया है तो हमारा अगला जो आप कह सकते हैं कर्तव्य है वो ये है कि प्रश्न मिलने के बाद, जैसे प्रश्न हमने समझ लिया, तो प्रश्न अब क्योंकि हम समझ चुके हैं तो हमें ये भी पता चल गया होगा कि प्रश्न को हम पैरावाइज लिखेंगे या हम पॉइंट वाइज लिखेंगे। तो इस प्रश्न को यदि मैं बात करूं तो जैसे इसके 7 लक्ष्य कौन से हैं, सबसे पहले प्रस्तावना में या आप कह लीजिए भूमिका में आप राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा नीति 2016 पर जाने से पहले बौद्धिक संपदा क्या होती है उसको कुछ लाइन में आप लिख देंगे। तो प्रारंभ में बौद्धिक संपदा क्या होती है उसको आप यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। अब इसके बाद जब प्रश्न के मुख्य भाग में आप जाते हैं, अपने उत्तर के मुख्य भाग में जाते हैं, तो एक में तो आपको बताना है राष्ट्रीय बौद्धिक नीति 2016। आप आधा 50% जो है समाप्त करोगे इतना बता के, और लास्ट का जो 50% है उसको आप समाप्त करोगे इसके अंतर्गत जो 7 लक्ष्य आते हैं उनको बताकर, और लास्ट में आप निष्कर्ष लिख दोगे। ये आपका कंप्लीट उत्तर माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात है, इस तरह से आपको लिखना है। अब चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात आती है भैया यहाँ पे कि भाई बौद्धिक संपदा होती क्या है। बौद्धिक संपदा होती क्या है। बौद्धिक संपदा यदि नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, बौद्धिक संपदा से आप ऐसा समझ सकते हो कि बुद्धि द्वारा निर्मित कोई ज्ञान। बौद्धिक संपदा मतलब बुद्धि द्वारा निर्मित कोई ज्ञान या उत्पाद से है। तो सीधी सी बात है कि भाई बौद्धिक संपदा से तात्पर्य बुद्धि द्वारा मतलब मस्तिष्क, ब्रेन, अपने दिमाग से, स्वविवेक से, बुद्धि द्वारा निर्मित ज्ञान और उत्पाद से है, जिसमें क्या क्या होते हैं, जिसमें आविष्कार आविष्कार जिसमें आविष्कार साहित्यिक
एवं कलात्मक कार्य भी इसी में आ जाते हैं। कलात्मक कार्य, कलात्मक कार्य के साथ साथ डिजाइन इसी में आ जाते हैं। डिजाइन विशेष रूप से जो वाणिज्य में प्रयोग होते हैं, व्यापार में प्रयोग होते हैं। ठीक है। नाम एवं छवि, नाम और छवि। तो कहने का मतलब है कि बौद्धिक संपदा मतलब बुद्धि निर्मित ज्ञान, या आप कह लीजिए बौद्धिक संपदा से आशय है कि बुद्धि द्वारा निर्मित किसी ज्ञान या उत्पाद से है जिसमें आविष्कार, साहित्यिक, कलात्मक कार्य, डिजाइन, वाणिज्य के लिए या नाम और छवि जो है ये सम्मिलित होते हैं। तो यहाँ पे आपने समझ लिया बौद्धिक संपदा होती क्या है। बौद्धिक संपदा को पहली बार यदि हम बात करें तो औद्योगिक संपत्ति की सुरक्षा हेतु पेरिस कन्वेंशन, याद रखिएगा, पेरिस कन्वेंशन 1883 और साहित्यिक और कलात्मक कार्यों के लिए, साहित्यिक एवं कलात्मक, साहित्यिक एवं कलात्मक कार्यों के लिए संरक्षण के लिए वर्ण कन्वेंशन, ठीक है, 1886 में मान्यता दी गई। तो यहाँ पे क्या आपने देखा कि बौद्धिक संपदा को पहली बार औद्योगिक संपत्ति की सुरक्षा हेतु पेरिस कन्वेंशन 1883 और साहित्यिक और कलात्मक कार्यों के लिए वर्ण कन्वेंशन 1886 में मान्यता दी गई। इन दोनों कन्वेंशनों के प्रशासनिक सचिवालय का जो विलय था वो 1893 में किया गया और ये दोनों WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रशासित हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या चीज़ें समझा? आपने समझ लिया कि बौद्धिक संपदा होती क्या है। बौद्धिक संपदा होती क्या है, इस संदर्भ में आपने क्या समझा, क्या जाना यहाँ पे कि भैया बौद्धिक संपदा से हमारा आशय है बुद्धि द्वारा निर्मित किसी ज्ञान या उत्पाद से जिसमें आविष्कार, साहित्यिक कार्य, कलात्मक कार्य, डिजाइन जो कि वाणिज्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं, नाम और छवि आदि सम्मिलित होते हैं। इसके साथ साथ आपने देखा कि बौद्धिक संपदा को पहली बार औद्योगिक संपत्ति की सुरक्षा हेतु पेरिस कन्वेंशन 1883 और साहित्यिक और कलात्मक कार्यों के संरक्षण के लिए बर्न कन्वेंशन 1886 में मान्यता प्रदान की गई। इन दोनों कन्वेंशनों के प्रशासनिक सचिवालय का विलय 1893 ईस्वी में हो गया और ये दोनों WIPO द्वारा प्रशासित हैं। ठीक है। अब जब आप पेरिस कन्वेंशन का जिक्र करते हो, यहाँ अंडरलाइन कर देना है। ठीक है। जब आप बर्न कन्वेंशन का जिक्र कर देते हो, यहाँ पे अंडरलाइन कर देना है। क्यों? क्योंकि बहुत कम लोगों को पता होगा कि पेरिस कन्वेंशन में ही पहली बार इसको लेकर के समझौता हुआ था या बर्न कन्वेंशन में पहली बार साहित्यिक काल और कलात्मक कार्यों को लेकर के ये समझौता हुआ था। तो यदि आप इसको अंडरलाइन कर देते हैं तो जब एग्जामिनर इसको पढ़ेगा तो निश्चित तौर पे आपको इसका प्रभाव देखने को मिलेगा पॉजिटिव वे में, क्योंकि ये 10 से 20% छात्र ही मेंशन कर पाएंगे। जो मुख्य परीक्षा में इस प्रश्न को अटेम्प्ट कर रहे हैं उनमें से मात्र 10 से 20% छात्रों को इसकी जानकारी होगी। तो यदि 10 से 20% वाली कैटेगरी में आप हैं तो हर उस चीज़ को अंडरलाइन करिए जो आपने अतिरिक्त जोड़ा है, जो आपको लगता है कि आपके पास अतिरिक्त जानकारी है और लोगों के पास नहीं है। लेकिन हाँ, वह जानकारी इस प्रश्न से ही जुड़ी होनी चाहिए, ये आपको याद रखना है। ठीक है। आगे क्या आपको ध्यान रखना है, इसके बाद जब हम बात करते हैं विश्व बौद्धिक संपदा के गठन की, तो औपचारिक रूप से इसका जो गठन हुआ इन्हीं दोनों कन्वेंशनों के द्वारा हुआ, परंतु बाद में देखने को मिला वर्ष 1974 में यह संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है और इस संगठन में 191 सदस्य देश हैं। 191 सदस्य देश हैं और ये संयुक्त राष्ट्र की, यूनाइटेड नेशन की स्वावित्त पोषित एजेंसी है। ठीक है। यदि आप इतना लिख देते हो तो आपका जो भूमिका है ना, जो प्रस्तावना है, जो आपको स्टार्ट करना था ना, वो आपका यहाँ पे हो चुका है। इसमें आप यह भी बता सकते हो कि बौद्धिक संपदा अधिकार किसी भी व्यक्ति या संस्था को उसके बौद्धिक सृजन को पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट,
माध्यम से सुरक्षित करने की अनुमति देते हैं, जिससे कि वो अपनी बौद्धिक संपदा का स्वयं लाभ उठा सके। इन अधिकारों का मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा जो हुई थी, उनमें अनुच्छेद 27 जो आता है, अनुच्छेद 27 में इसका उल्लेख देखने को मिलता है। तो एक चीज़ आपने देखा कि इन चीज़ों का जो जिक्र है वो कहाँ किया गया है, अनुच्छेद 27 के अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं। ठीक है, और आप जानते हैं कि पिछले 10 से 15 सालों में यदि हम बात करें तो भारत में भी आईपी के क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आईपीआर की जब हम बात करते हैं, एक साथ में जानकारी होनी चाहिए कि भैया आईपीआर के प्रकार कौन कौन से हैं। तो आईपीआर के प्रकार में सबसे पहले आता है पेटेंट, दूसरा आता है ट्रेडमार्क, तीसरा आपका आता है भौगोलिक संकेतक, जिसको जीआई टैग आप सुनते हो, भौगोलिक संकेतक, चौथा आपका आता है कॉपीराइट, पांचवा आपका आता है इंडस्ट्रियल डिजाइन, इंडस्ट्रियल डिजाइन। ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं आईपीआर के अंतर्गत, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ एक और आता है जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किल या आईसी, उसको भी इसी में कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो ये तो हमने भूमिका बताने के लिए आपको बता दिया कि कैसे आप अपने उत्तर की शुरुआत करेंगे। अब हम अपने प्रश्न पे आ जाते हैं, क्योंकि प्रश्न में पूछा गया है राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा नीति 2016 के बारे में। तो राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा नीति 2016 के बारे में हम बात करते हैं, तो आपको बता दें कि यह एक सर्वव्यापी बौद्धिक संपदा नीति है, जहां एक और सार्वजनिक हित की रक्षा हो रही है, जहां एक तरफ इसके द्वारा सार्वजनिक हितों की रक्षा की जा रही है, वहीं दूसरी ओर भारत के आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक विकास हेतु भी बौद्धिक संपदा के जो क्षमता है उसका उपयोग किया जाना है। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा नीति उत्पाद के आधारित आप कह सकते हो उत्पाद आधारित यदि हम बात करें तो ये देखने को मिलती है, और यह आर्थिक एवं परिसंपत्तीय महत्ता को बढ़ाएगी। इसके साथ साथ आपको बता दें कि राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा नीति जब 2016 की बात करते हैं तो व्यापार से संबंधित जो बौद्धिक संपदा अधिकारों को लेकर के ट्रिप्स है, जिसको आप बोलते हो व्यापार से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार, जिसको ट्रिप्स भी बोलते हैं, पर विश्व व्यापक संगठन के समझौते के अनुरूप ही है। इस नीति में किन चीज़ों पर बल दिया गया है, मैं बात करूं राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा नीति 2016 में किन चीज़ों पर बल दिया गया है, तो इसमें जो फोकस किया गया है ये है कि विभिन्न प्रोत्साहनों के माध्यम से बौद्धिक संपदा के बौद्धिक संपदा के व्यवसायीकरण को बढ़ावा देना, व्यवसायीकरण को बढ़ावा देना। ठीक है, दूसरा क्या इसमें फोकस किया गया है, आईपीआर के प्रभावी प्रवर्तन में समृद्धि, और तीसरा जो इसमें फोकस किया गया है वो है स्कूल और कॉलेज के स्तर पर जागरूकता का प्रसार। इन तीन चीज़ों पर इसमें फोकस किया गया है। ठीक है, इसके साथ साथ यह जो नीति है ये भारत के जो पेटेंट अधिनियम की धारा 3D है, भारत के पेटेंट अधिनियम की जो धारा 3D है इसके प्रावधानों को बनाए रखेगी, और इसके साथ ही अनिवार्य लाइसेंसिंग की जब हम बात करते हैं, अनिवार्य लाइसेंसिंग के प्रावधानों को भी इसी प्रकार बनाए रखेगी। हालांकि यूरोपीय यूनियन और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अनिवार्य लाइसेंसिंग को यदि हम बात करें तो WTO के ट्रिप्स समझौते से असंगत मानकर इसका विरोध किया जा रहा है। ठीक है, तो ये भी आपने देखा होगा कि लगातार इसका विरोध भी हुआ है। जब हम धारा 3D की बात करते हैं, धारा 3D की बात करते हैं तो यह ऐसे आविष्कारों को जो नवीन एवं चिकित्सीय सुविधा को प्रभावी बनाते हैं उनको सरलता से पेटेंट प्राप्त कराता है। ठीक है, मतलब धारा 3D किससे संबंधित हो गया, धारा 3D संबंधित हो गया आपको चिकित्सीय सुविधा से जुड़ा हुआ या चिकित्सा से जुड़ा हुआ हो गया, कि भाई चिकित्सीय सुविधा से जुड़ा हुआ कोई यदि पेटेंट होगा तो उसको थोड़ा सा यहाँ पे राहत मिलेगी, उसके प्रावधान
उसके प्रावधानों के तहत आसानी से इसको जो है कवर किया जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ आपको याद रखना है, हमने बोला है ये तो पहले भाग में हो गया कि सारी चीज़ें आपने जिक्र कर दिया। दूसरे भाग में जब आप बताएंगे इस नीति के 7 लक्ष्य, इस नीति के 7 लक्ष्यों की जब हम बात करेंगे तो पहला लक्ष्य क्या आएगा, बौद्धिक संपदा अधिकार जागरूकता। बौद्धिक संपदा अधिकार जागरूकता। बौद्धिक संपदा अधिकार जागरूकता की जब बात करते हैं तो समाज के सभी वर्गों के मध्य बौद्धिक संपदा के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक लाभों के संबंध में जन जागरूकता का प्रसार करना। दूसरा जो लक्ष्य है वो है बौद्धिक संपदा अधिकारों का सृजन। क्या है, बौद्धिक संपदा अधिकारों का सृजन। ठीक है, बौद्धिक संपदा अधिकारों का सृजन। इसके अंतर्गत क्या है कि बौद्धिक संपदा के सृजन को प्रोत्साहित करना। तीसरा, वैधानिक एवं विधायी ढांचा। वैधानिक एवं विधायी ढांचा। ठीक है, वैधानिक और विधायी ढांचे की बात करें तो यह सुदृढ़ और प्रभावी बौद्धिक संपदा नियमों को अंगीकृत करता है जो व्यापक सार्वजनिक हितों के साथ अधिकार प्राप्तकर्ता के हितों को संतुलित करते हैं। अगला जो देखने को मिलता है वो है प्रशासन और प्रबंधन। प्रशासन एवं प्रबंधन। प्रशासन और प्रबंधन की जब बात करते हैं तो सेवा उन्मुख बौद्धिक संपदा प्रशासन का आधुनिकीकरण करना और उसको सुदृढ़ बनाना ये लक्ष्य होता है। ठीक है, तो हमारे 4 लक्ष्य हो गए। 5वें लक्ष्य की बात करते हैं तो बौद्धिक संपदा का व्यवसायीकरण। 5वां जो इसका लक्ष्य है वो है बौद्धिक संपदा का व्यवसायीकरण। बौद्धिक संपदा का व्यवसायीकरण। इसके अंतर्गत क्या है कि व्यवसायीकरण के माध्यम से बौद्धिक संपदा के लिए मूल्य प्राप्त करना। अगला आता है क्या, परिवर्तन और अधिनिर्णय। परिवर्तन और अधिनिर्णय। परिवर्तन और अधिनिर्णय, इसका मतलब है कि बौद्धिक संपदा उल्लंघनों का मुकाबला करने के लिए परिवर्तन और न्यायिक प्रणालियों को सशक्त बनाना। और 7वें लक्ष्य की यदि हम बात करें तो 7वां लक्ष्य है मानव संसाधन विकास। मानव संसाधन विकास। इसके अंतर्गत मैं बात करूं तो बौद्धिक संपदा में शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुसंधान और कौशल निर्माण के लिए मानव संसाधन संस्थाओं और क्षमताओं को सुदृढ़ करना, उनको विस्तारित करना। तो ये 7 लक्ष्य थे। इन्हीं लक्ष्यों पर केंद्रित होकर के आपको उत्तर लिखना था। और जब मैं ये बात करता हूँ तो ये विशेष रूप से आप कह लीजिए कि ये जो प्रश्न है, जब मैं इसकी बात करता हूँ तो विशेष रूप से यहाँ पे इसलिए रखा गया है, इसलिए मैंने इसको रखा कि आपको बौद्धिक संपदा के बारे में जानकारी हो जाए। आपको बौद्धिक संपदा के बारे में जानकारी हो जाए, इसलिए मैंने इस प्रश्न को यहाँ पे रखा है। ठीक, तो यहाँ पे अब आपसे बौद्धिक संपदा अधिकार संपदा नीति 2016 तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कम से कम इस प्रश्न के बहाने से आपको इसके बारे में जानकारी हो गई कि भाई बौद्धिक संपदा होती क्या है, और थोड़ा सा आपने इस नीति के बारे में पढ़ लिया। तो ये आपको अनिवार्य रूप से पता होना चाहिए, जानकारी इसकी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे पेटेंट क्या होता है, ट्रेडमार्क क्या होता है, जैसे अभी हमने आपको बताया यहाँ पे पेटेंट क्या होता है, ट्रेडमार्क क्या होता है, भौगोलिक संकेतक क्या होते हैं, कॉपीराइट क्या होता है, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन क्या होते हैं, इन सभी के बारे में जो है वो आपको जानकारी रहे, इसके लिए हमने ये प्रश्न यहाँ पे रखा था। अब बात आती है कल के लिए अभ्यास प्रश्न की। कल के लिए जो अभ्यास प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा।
इस प्रश्न संबंधित है लाईफाई तकनीक से। किससे संबंधित है? लाईफाई तकनीक से। ठीक है, प्रश्न आपका संबंधित है लाईफाई तकनीक से। प्रश्न है लाईफाई तकनीक क्या है, या लाईफाई क्या है? लाईफाई लाईफाई क्या है? लाईफाई क्या है? लाईफाई के फायदे और नुकसान, फायदे और नुकसान का आकलन, फायदे और नुकसान को बताते हुए लाईफाई क्या है, लाईफाई के फायदे एवं नुकसान बताते हुए लाईफाई के प्रयोग बताइए। बताते हुए लाईफाई के प्रयोग बताइए। ठीक है, क्या है प्रश्न? लाईफाई क्या है, लाईफाई के फायदे एवं नुकसान को बताते हुए लाईफाई के प्रयोग बताइए, ये आपका प्रश्न है। इसका आपको आंसर देना है, इस प्रश्न का आपको आंसर देना है। प्रयास कीजिएगा कि कम से कम अभी के लिए 4 पेज में इसको लिखकर सबमिट करें, कम से कम 4 पेज। 4 पेज नहीं होता है तो 3.5 तो मिनिमम आपका होना चाहिए। ठीक है, इसमें लाईफाई क्या है वो बता सकते हो। ठीक है, आप यह भी बता सकते हो कि भैया यदि शब्द कम पढ़ रहे हैं तो लाईफाई और वाईफाई आपने सुना होगा, तो लाईफाई और वाईफाई में क्या समानता है, क्या अंतर है, उसको भी आप यहाँ पे जिक्र कर सकते हैं। तो लाईफाई क्या है, लाईफाई के फायदे एवं नुकसान को बताते हुए लाईफाई के प्रयोग को समझाइए या लाईफाई के प्रयोग को बताइए। ये आपका हो गया अभ्यास प्रश्न, जो कि आपके इस विषय के अंतर्गत आता है। अब हम आगे जो बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप जानते हो कि इसी सेशन में हम बिहार राज्य से जुड़े हुए कुछ फैक्ट को देखते हैं, तो आगे जो हम देखने वाले हैं वो हम बिहार राज्य के बारे में बात करेंगे। और आपको पता होगा कि कल हमने मौर्य साम्राज्य तक की चर्चा समाप्त की थी। मौर्य साम्राज्य पे हम पहुंचे थे। ठीक है, मौर्य साम्राज्य पे हम पहुंचे थे, और मौर्य साम्राज्य की जब बात करते हैं तो आप जानते हो 321 से लेकर के 185 ईसा पूर्व तक की बात होती है। ठीक है, मौर्य साम्राज्य की, मौर्य राजवंश की स्थापना की बात करें तो आप जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा इस वंश की स्थापना की गई थी, या चंद्रगुप्त मौर्य ने इस वंश को स्थापित किया था। और मौर्य की वंश संबंधी सूचना के संदर्भ में विभिन्न स्रोतों से हमें जानकारी मिलती है, जैसे महावंश टीका, महावंश टीका। ठीक है, महावंश टीका के अनुसार ये पता चलता है कि मौर्य शासक जो थे वो मौर्य क्षत्रिय थे। क्या थे? मौर्य क्षत्रिय थे। ये कौन बताता है? ये बताता है महावंश टीका। वहीं दूसरी तरफ जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखा जाता है कि बौद्ध जो धर्म है, बौद्ध धर्म की बात करें तो इनको क्षत्रिय कुल का माना जाता है, क्षत्रिय कुल का माना जाता है। और जैन परंपरा की यदि हम बात करें, जैन धर्म की यदि हम बात करें तो जैन परंपरा के अनुसार मौर्य निम्न जाति से संबंधित थे, मौर्य निम्न जाति से संबंधित थे। इसके अतिरिक्त कुछ ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ, और ब्राह्मण ग्रंथों की यदि हम बात करें तो ब्राह्मण ग्रंथों में दिए गए विवरण के अनुसार ये पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो नंदराज की शूद्र पत्नी का पुत्र था। किसके? नंदराज की शूद्र पत्नी का पुत्र था, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ यह भी पता चलता है कि विष्णु पुराण, और यहाँ पे यदि मैं बात कर लूँ विष्णु पुराण की, विष्णु पुराण की यदि हम बात कर लें, ठीक है, यदि मैं मुद्रा राक्षस की बात कर लूँ, मुद्रा राक्षस और विष्णु पुराण की बात कर लूँ, तो पता चलता है मौर्य वंश शूद्र एवं कुलहीन थे, कुलहीन और शूद्र थे। ये कौन बताता है? विष्णु पुराण और मुद्रा राक्षस भी बताते हैं। जबकि स्नूपर के अनुसार जो मौर्य थे वो पारसिक थे। तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि किसके अनुसार मौर्य क्या थे, जैसे महावंश टीका के अनुसार मौर्य का संबंध किससे था, या बौद्ध धर्म के अनुसार मौर्य क्या थे,
जैन धर्म के अनुसार मौर्य क्या थे, ब्राह्मण ग्रंथ और विष्णु पुराण मुद्रा राक्षस के आधार पे यदि हम देखें तो मौर्य क्या थे, ये आपको बताना होता है, ये आपको तैयार रखना है। ठीक है, अब आगे यदि हम बढ़ते हैं तो आगे देखने को मिलता है कि चाणक्य एक व्यक्ति का नाम है, आप जानते होंगे, आज भी इनकी चर्चा होती है। तो चाणक्य ये जो व्यक्ति थे, चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भारत का मैकियावेली। चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता था और अर्थशास्त्र की तुलना में मैकियावेली की रचना है द प्रिंस, उससे की जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। अब एक एक करके यहाँ के शासकों के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात आती है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जब बात करते हैं तो बात होती है 321 से लेकर के 298 ईसा पूर्व की। 321 से लेकर के 298 ईसा पूर्व की बात आती है। आप जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य भारतीय इतिहास का प्रथम महान सम्राट था। प्रथम महान सम्राट था, ये आपको पता होना चाहिए। प्रथम महान सम्राट था। उसने चाणक्य की सहायता से जो नंद वंश का अंतिम शासक था, जिसका नाम था धनानंद, उसको पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना इन्होंने किया था। इसके साथ साथ आप जानते हैं कि भारतीय इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य को मुक्तिदाता के नाम से जाना जाता है। मुक्तिदाता के नाम से इनको जाना जाता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। चंद्रगुप्त मौर्य अत्यधिक प्रतापी राजा थे, इसमें कोई शक नहीं। और उसने जो पश्चिमोत्तर है भारत को, उसको सेल्यूकस निकेटर की पराधीनता से मुक्त कराया था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य के अंतर्गत यदि मैं बात करूं तो संपूर्ण बिहार इनके साम्राज्य में आता था। ठीक है, उड़ीसा इनके साम्राज्य में आता था और पश्चिम बंगाल भी इनके साम्राज्य में आता था। ये इनका साम्राज्य का आप कह लीजिए विस्तार था। ठीक है, तो मतलब आप कह सकते हो कि बहुत बड़े क्षेत्रों में ये फैला था। दक्षिण भारत में बात करें तो तमिलनाडु, केरल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ ही क्षेत्र थे जो इनके अधीन नहीं थे, जबकि पश्चिम और उत्तर पश्चिमी कई क्षेत्र भी इनके अधीन आते थे। तो मात्र कुछ ही क्षेत्र बचे थे जो इनके अधीन नहीं आते थे, नहीं तो ज़्यादातर जो क्षेत्र है वो इनके अधीन आते थे। आप जानते हैं, जैसे मैंने बताया कि सेल्यूकस निकेटर से जो पराधीन क्षेत्र थे उसको इन्होंने मुक्त कराया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर की जब हम बात करते हैं, तो इनके मध्य हुए युद्ध की समाप्ति 305 ईसा पूर्व में इनका युद्ध समाप्त हुआ और वहीं पर एक संधि हुई। इस संधि के अनुसार सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया और विवाह उपरांत जो है सेल्यूकस ने 500 हाथी लेकर उसे पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान तथा सिंध को जो क्षेत्र है, याद रखिएगा कौन कौन से क्षेत्र, पूर्वी अफगानिस्तान के साथ बलूचिस्तान, सिंध के पश्चिम का जो क्षेत्र है, ये सारा इन्होंने इसको प्रदान कर दिया था। ठीक है, आप जानते हैं मेगास्थनीज के बारे में। मेगास्थनीज जो है वो सेल्यूकस का दूत बनकर मौर्यों की राजधानी पाटलिपुत्र में आया था और इसने एक पुस्तक लिखी थी जिस पुस्तक का नाम था इंडिका। तो ये भी आपको पता होना चाहिए किसके समय काल में आया था, किसका दूत था, तो ये सेल्यूकस का दूत था। ठीक है, सेल्यूकस का ये दूत था और इसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। और इंडिका नामक जो पुस्तक है, इसके विषय कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो इसका जो विषय था वो मौर्य काल का प्रशासन, समाज और अर्थव्यवस्था। ठीक है, मौर्यकालीन प्रशासन, समाज और अर्थव्यवस्था, ये इसके विषय थे, ये आपको पता होना चाहिए। इस पुस्तक में पाटलिपुत्रा को पालीब्रोथा क्या दिखाया गया है, पालीब्रोथा दिखाया गया है, ये आपको पता होना चाहिए।
चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत में सर्वप्रथम एक केंद्रीकृत जो प्रशासनिक प्रणाली है उसकी आधारशिला रखी। उसके प्रशासन का पूर्ण विवरण जो चाणक्य का अर्थशास्त्र है उसमें आपको देखने को मिलता है। चाणक्य के अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन का समस्त विवरण आपको देखने को मिलता है। यूनानियों ने चंद्रगुप्त के लिए सेंड्रोकोट शब्द का प्रयोग किया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। यूनानी क्या बुलाते थे इनको? यूनानी इनको सेंड्रोकोट्स के नाम से बुलाते थे। यूनानी चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोट्स के नाम से बुलाते थे, ये आपको पता होना चाहिए। अब कई बार परीक्षा में मौर्य साम्राज्य की जो प्रशासनिक संरचना है वो पूछ ली जाती है। मौर्य साम्राज्य की जो प्रशासनिक संरचना है वो पूछ ली जाती है। तो आइए देख लेते हैं कि इनकी प्रशासनिक संरचना कैसे थी। सबसे पहले मौर्य साम्राज्य में कौन होता था? सबसे पहले सम्राट होता था, ठीक है। सम्राट के बाद आप जानते हैं फिर प्रांतों में ये बंटा था। प्रांतों के बाद यदि हम बात करें तो जिला या निकाय में ये बंटा था। जिला और निकाय में ये बंटा था, ठीक है, जिसके प्रधान होते थे स्थानिक। इनके प्रधान कौन होते थे? इनके प्रधान होते थे स्थानिक। फिर और आगे जब जाते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि स्थानिक अगला क्या होता था? जिला निकाय के बाद ये होता था स्थानिक। स्थानिक मतलब होता था 800 गाँव का समूह, ठीक है। 800 गाँव का समूह जो है उसको स्थानिक कहते थे, ठीक। इसके बाद आपको देखने को मिलता है द्रोणमुख। द्रोणमुख द्रोणमुख और द्रोणमुख की बात करें तो ये 400 गाँव का समूह होता था, ठीक है, 400 गाँव का। द्रोणमुख के बाद अगला जो होता था वो होता था खवार्टिक। खवार्टिक और खवार्टिक की यदि बात करें तो ये 200 गाँव का समूह होता था। खवार्टिक के बाद अगला जो देखने को मिलता है वो आता है संग्रहण। संग्रहण संग्रहण की बात करें तो ये 100 गाँव का समूह होता था। और संग्रहण के बाद आता था ग्राम प्रधान। ग्राम प्रधान और इसको बोलते थे ग्रामिक। तो ये व्यवस्था थी इनके प्रशासन की। सबसे ऊपर सम्राट, सम्राट के बाद प्रांत में बटे होते थे, फिर जिला निकाय होते थे या इन्हीं को स्थानिक कहते थे। और फिर स्थानिक 800 जो गाँव का समूह होता था उसको स्थानिक कहा जाता था। स्थानिक के नीचे द्रोणमुख होते थे जो कि 400 गाँव के समूह थे। 400 गाँव के समूह के नीचे सर्वाटिक होते थे जो कि 200 गाँव के समूह थे। फिर संग्रहण होते थे जो कि 100 गाँव के समूह हैं। और इसके बाद ग्राम प्रधान या ग्रामिक हुआ करते थे, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और यदि हम मेगास्थनीज की बात करें तो मेगास्थनीज के अनुसार नगर और सैनिक प्रशासन की देखरेख 5-5 लोगों की 6 समितियां थी। कितनी समितियां थी? 5-5 लोगों की 6 समितियां थी। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रशासन के संदर्भ में 28 अध्यक्षों का जिक्र किया गया है। 28 अध्यक्षों एवं 18 तीर्थों का जिक्र किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो याद रखना मेगास्थनीज के अनुसार नगर एवं सैनिक प्रशासन की देखरेख हेतु 5-5 लोगों की 6 समितियां होती थीं। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के में प्रशासन के संदर्भ में 28 अध्यक्षों एवं 18 तीर्थों का उल्लेख मिलता है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। कितने में? 7 श्रेणियों में विभाजित किया था, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ जब आगे बढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है, रुद्रदामन जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख की बात करें तो इसके अनुसार चंद्रगुप्त के राज्यपाल जिसको बोलते हैं पुष्पगुप्त वैश्य, पुष्पगुप्त वैश्य, और पुष्पगुप्त वैश्य की बात करें इन्होंने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। किसका निर्माण कराया था? सुदर्शन झील का। तो याद रखिएगा रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है, ठीक है, रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है उसके अनुसार चंद्रगुप्त के राज्यपाल, कहाँ के राज्यपाल थे ये थे सौराष्ट्र के राज्यपाल। याद रखिएगा सौराष्ट्र के राज्यपाल थे पुष्पगुप्त वैश्य और इन्होंने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था, ऐसी जानकारी मिलती है। आगे जब बढ़ते हैं तो आपको यह भी पता चलता है जैन धर्म के जो स्रोत हैं उनके अनुसार
चंद्रगुप्त ने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। अंतिम समय में इन्होंने जैन धर्म स्वीकार कर लिया था और साम्राज्य को त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया था। और इन्होंने अपना अंतिम समय जो है ये श्रवण, याद रखिएगा, श्रवणबेलगोला, श्रवणबेलगोला कर्नाटक, श्रवणबेलगोला कर्नाटक में व्यतीत किया था। जैन संप्रदाय से जुड़े आचार्य जिनका नाम है भद्रबाहु, भद्रबाहु भी पाटलिपुत्र छोड़कर चंद्रगुप्त के साथ आ गए थे। तो श्रवणबेलगोला में ही चंद्रगुप्त ने जैन परंपरा की जो संथारा है उसी प्रक्रिया के अंतर्गत अपना प्राण त्यागा था। जैसे अभी आचार्य विद्यासागर जी महाराज, विद्यासागर जी महाराज, इन्होंने संथारा प्रथा से, या संलेखना भी इसको बोलते हैं, तो उससे अपना प्राण त्यागा है। तो इसी प्रथा से जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अपना जो प्राण था वो त्याग किया था। कहाँ पे? श्रवणबेलगोला नामक स्थान पे। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक। और इनके साथ साथ एक आचार्य भद्रबाहु थे जो भी, ये भी पाटलिपुत्रा छोड़ के यहाँ पे चले आए थे इनके साथ। ठीक है। इसके साथ साथ यदि हम बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो राजप्रसाद है, जब आप मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन करोगे तो आप समझोगे, जो राजप्रसाद हैं उसके अवशेष पटना के समीप एक स्थान पड़ता है कुम्भहार, कुम्भरार से प्राप्त होते हैं, जिसे श्रेय जाता है खोजने का, वो जाता है स्नूपर को। इसको स्नूपर ने खोज निकाला, यह भी आपको पता होना चाहिए। चंद्रगुप्त के बाद दूसरा जो शासक हुआ यहाँ पे वो था बिंदुसार। याद रखिएगा, बिंबसार नहीं बात यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे हो रही है बिंदुसार। तो दूसरा शासक जो था वो था बिंदुसार। और बिंदुसार की बात करें तो 298 से लेकर के 273 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया था। तो बिंदुसार 298 से 273 ईसा पूर्व तक का इनका शासन था। और बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र तथा उसका उत्तराधिकारी था, आपको पता होना चाहिए। सीरिया के शासक उस समय थे एंटियोकस, ठीक है, एंटियोकस। और इनका जो राजदूत था उसका नाम था डायमेकस। ये भारत इन्हीं के समय आया था। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि एंटियोकस का राजदूत डायमेकस किसके समय में भारत आया, तो आप बताएंगे कि बिंदुसार के समय में भारत आया। और बिंदुसार ने सीरिया के शासक से मीठी मदिरा के साथ सूखे अंजीर, मीठी मदिरा, सूखे अंजीर तथा एक विद्वान को अपने दरबार में भेजने का भी अनुरोध किया था। एंटियोकस जो हैं, इन्होंने विद्वान दार्शनिक को छोड़कर शेष सभी वस्तुएं जो है वो भेज दी थी। यूनानी शासक, आपने एक शब्द सुना होगा टालमी फिलाडेल्फस, टालमी फिलाडेल्फस ने इनका भी नाम याद रखिए, डायनीसियस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। तो याद रखिएगा, बिंदुसार के दरबार में प्रमुखता से यदि मैं बात करूं तो दो लोग आए। कौन कौन आया? पहला एंटियोकस का जो राजदूत था डायमेकस, वो आया। दूसरा टालमी फिलाडेल्फस के द्वारा भी एक व्यक्ति को भेजा गया जिसका नाम था डायनीसियस। यह भी बिंदुसार के ही समय काल में भारत आया। ठीक है। बिंदुसार के लिए बहुत सारे अन्य नामों का प्रयोग किया जाता है, उन नामों के बारे में भी कई सारे प्रश्न बन जाते हैं। यहाँ पे मैं एक नामों की लिस्ट दे दे रहा हूँ और इसके लेखक दे दे रहा हूँ कि कौन क्या कहता है या स्रोत क्या है विभिन्न नामों के। जैसे इसका एक नाम कहा जाता था अमित्र केट्स। ये जो नाम था, इसके बारे में बात करें तो ये यूनानी ग्रंथ कहा करते थे। ठीक है, यूनानी ग्रंथ जो है वो क्या है थे। दूसरा देखने को मिलता है आतली द्रोज, आतली द्रोज। ठीक है, ये क्या, इसके लेखक कौन थे, ये किसने कहा था? ये स्ट्रेबो ने बताया था। इसके बाद एक नाम और आता है अमित्रघात। ये बहुत पूछा जाता है परीक्षाओं में। ये किसने कहा था? तो ये संस्कृत में इसका नाम रखा गया था जिसका अर्थ होता है शत्रुओं की हत्या करने वाला। अगला आता है अमित्रचट्स। ये नाम
एथनीसियस में देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद इन बात करें अमित्र खंड की, तो ये नाम आपको देखने को मिलता है संस्कृत में, इसका भी अर्थ यही होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। फिर बात आती है सिंहसेन। सिंहसेन की बात करें तो जैन ग्रंथ में ये नाम देखने को मिलता है। सीमसेन की बात करें, सीमसेन की बात करें तो राजबली कथा में देखने को मिलता है, राजबली कथा में देखने को मिलता है। अगला है भद्दसार। भद्दसार की बात करें तो वायु पुराण में देखने को मिलता है। तो ये कुछ नाम हैं जो आपको याद रखना है। ठीक है, एक नाम और इसका आता है, वो नाम आपका आता है बिंदुपाल। और बिंदुपाल की बात करें तो ये नाम आपको चीनी साहित्य में देखने को मिलता है। चीनी साहित्य में इसका नाम था बिंदुपाल। तो इतने नाम आपको पता होने चाहिए। ठीक है, और आपको बता दें ऐसा कहा जाता है कि बिंदुसार के समय काल में तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ था। प्रथम जो विद्रोह था उसके दमन के लिए इसने अशोक को भेजा था, और दूसरे विद्रोह के दमन के लिए इसने सुसीम को भेजा था। ये भी याद रखना है, पूछा जाता है कि प्रथम विद्रोह के दमन के लिए किसको भेजा और दूसरे विद्रोह के दमन के लिए किसको भेजा, तो ये भी आपको याद रखना है। इसने क्या किया था बिंदुसार ने कि अपने जो साम्राज्य थे इसको प्रांतों में बांटा था, इसको प्रांतों में विभाजित किया था, और प्रत्येक प्रांत में उपराजा, प्रत्येक प्रांत में उपराजा के रूप में इसने कुमार नियुक्त किए थे। ठीक है, कुमार एक पदनाम होता था जिसको उपराजा भी कहा जाता था। इसने अपने प्रशासनिक कार्यों के लिए एक मंत्रि परिषद भी रखी थी। आज की तरीके से एक मंत्रि परिषद भी उस समय हुआ करती थी, इसकी स्थापना की थी, और इसमें अनेक जो महामात्य हैं उनकी नियुक्ति की गई थी। अनेक महामात्यों की नियुक्ति जो है इसमें की गई थी। बिंदुसार के दरबार में आप जानते हैं आजीवक संप्रदाय से संबंधित एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था पिंगल वत्स। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। पिंगल वत्स जो हैं ये आजीवक संप्रदाय से संबंधित थे, ये भविष्य वक्ता थे, ये भी इसी के दरबार में रहा करते थे। तो याद रखिएगा पिंगल वत्स नामक भविष्य वक्ता किसके दरबार में रहा करते थे, तो आप बताएंगे कि ये बिंदुसार के दरबार में रहा करते थे। इसके बाद हम पढ़ेंगे अगले शासक के बारे में, और अगला शासक मौर्य साम्राज्य में हम देखें तो अशोक आते हैं। अशोक का शासनकाल 273 से लेकर के 232 ईसा पूर्व तक रहा है, ये इनका शासनकाल रहा है। ठीक है, अशोक मौर्य वंश का एक महान एवं प्रतापी शासक था जो 273 ईसा पूर्व में शासक नियुक्त हुआ, परंतु राज्याभिषेक की बात करें तो 269 ईसा पूर्व में ही इनका राज्याभिषेक हो गया था। इस कारण आप जानते हैं इसका कारण क्या है कि राज्याभिषेक पहले हुआ और शासक बाद में बने। इसका कारण ये है कि जब बिंदुसार की मृत्यु हुई उसके बाद ही जो है ये शासक बने। ठीक है, अशोक शासक बनने के पूर्व तक्षशिला का क्या था, गवर्नर था। तक्षशिला का क्या था, ये गवर्नर था, और पुराणों में अशोक के लिए अशोकवर्धन नाम का प्रयोग किया गया है। उसके अभिलेखों में इसको क्या बोलते थे, इसके अभिलेखों में इसको बोलते थे देव नाम प्रिय। अशोक के अभिलेखों में इसको देव नाम प्रिय के नाम से, देव नाम प्रिय, प्रियदर्शी, प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता था। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अशोक के शासनकाल से संबंधित जो जानकारी मिलती है जैसे मास्की हो गया। ठीक है, मास्की के बाद गुर्जरा हो गया, गुर्जरा के बाद नेट्यूर हो गया, नेट्यूर के बाद उदेलोगम हो गया। ठीक है, इन सब से आपको देखने को मिलता है। अगला कौन सा आता है, अगला आपका यहाँ पे आता है जो वो अगला जो देखना है आपको वो है उदेगोलम। ठीक है, ये 3 हैं, इनसे इसके बारे में जानकारी मिलती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कलिंग विजय। जब हम अशोक की बात कर रहे हैं तो हमें एक घटना का जिक्र और करना चाहिए जो कि है कलिंग विजय। ठीक है, कलिंग विजय। कलिंग विजय में क्या चीज़, जैसे आप जानते हैं कि अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण जो घटना थी वो 261 ईसा पूर्व, याद रखिएगा 261 ईसा पूर्व में कलिंग की विजय थी।
261 ईसा पूर्व में जो कलिंग की विजय हुई वो अशोक के शासनकाल की आप कह लीजिए सबसे महत्वपूर्ण घटना थी, जो ये कलिंग विजय देखने को मिलती है। क्योंकि कलिंग के युद्ध के समय ही जो रक्तपात हुए, उसी को देखकर ही अशोक का जो हृदय था वो द्रवित हुआ था, अशोक का जो हृदय था आप कह लीजिए वो परिवर्तित हुआ था। ठीक है, और उसी के बाद से इन्होंने भविष्य में युद्ध नीति का त्याग कर दिया और धम्म विजय नीति को अपनाने का लक्ष्य बनाया, या धम्म विजय नीति को इन्होंने अपनाया। कलिंग युद्ध की जब हम बात करते हैं तो आप जानते हैं कलिंग युद्ध का जो वर्णन है वो अशोक के 13वें शिलालेख में, कलिंग विजय का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में आपको देखने को मिलता है। और 13वें शिलालेख बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, तो 13वें शिलालेख में इनके कलिंग विजय की बात आती है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको बता दें कि अभिलेखों में दिए गए विवरण से यह भी स्पष्ट होता है कि अशोक बौद्ध भिक्षु उपगुप्त के प्रभाव से बौद्ध धर्म में सम्मिलित हुए थे या बौद्ध धर्म से जुड़े थे, यह भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अब अशोक के बारे में कुछ जानकारी और हम कर लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। जैसे बिहार क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो बिहार के क्षेत्र में अशोक के जो अभिलेख हैं या शिलालेख हैं, स्तंभ लेख हैं, गुहा लेख हैं, वो बराबर सासाराम, चंपारण, वैशाली और पाटलिपुत्रा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, बराबर सासाराम, चंपारण, वैशाली और पाटलिपुत्रा से प्राप्त हुए हैं। परंतु वैशाली तथा पाटलिपुत्रा अभिलेख पर कुछ भी उत्कीर्ण नहीं है, इस अभिलेख पर कुछ भी उत्कीर्ण नहीं है। ये सभी अभिलेख जो हैं ये प्राकृत भाषा में लिखे गए, ये भी पूछा जाता है प्रश्न, किस भाषा में लिखे गए हैं? प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ठीक है, प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में ये लिखे गए हैं। अशोक अभिलेख लिखवाने वाला प्रथम भारतीय शासक था। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए अभिलेख लिखवाने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन था, तो आप बताएंगे अशोक। अशोक के शासनकाल के 12वें वर्ष में आपको देखने को मिलता है कि जहानाबाद में स्थित जो बराबर की पहाड़ियां हैं वहाँ पे सुदामा गुफा का निर्माण किया गया था। सुदामा गुफा का निर्माण अशोक के शासनकाल के 12वें वर्ष में किया गया था। कहाँ? बराबर की पहाड़ियों पर। और इसको दिया किसको गया? ये दिया गया था आजीवक संप्रदाय के लोगों को, आजीवक संप्रदाय के लोगों को ये दे दिया गया था। अब आगे जो हमें चर्चा करनी है वो है अशोक और बौद्ध धर्म। क्या है? अशोक और बौद्ध धर्म। तो इसकी चर्चा हम कल के सेशन में करेंगे। बस आपसे एक निवेदन है कि ये सेशन कैसा लगता है, मेंस आंसर राइटिंग और जो आप बिहार स्पेशल देखते हो, दोनों को लेकर के आप अलग अलग जो है कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा कि कैसा लगा। और जो प्रश्न आज दिया गया है अनिवार्य रूप से उसको लिखिए और इसको सबमिट करिए। ठीक है, यहीं पर अपनी चर्चा को विराम देता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और जाते समय एक चीज़ और बता देता हूँ कि आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप, आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप, आज़ाद एकेडमी जो लर्निंग ऐप है हमारा, यहाँ पर आपको लेकर के जो पहला बैच नेक्स्ट बीपीएससी जो एग्ज़ाम है उसको लेकर के पहला बैच अभी प्रारंभ हुआ है। और जो बैच है इसका नाम है ज्ञान भूमि। तो ज्ञान भूमि बैच प्रारंभ हो चुका है। आप में से जो भी इच्छुक हैं, जो भी नेक्स्ट बीपीएससी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, आप ज्ञान भूमि बैच से जुड़िए। यहाँ पे 6 महीने में हम आपकी पाठ्यक्रम को समाप्त कर रहे हैं। डेली बेसिस पे यहाँ पे कक्षाएं आपको मिलती हैं, डेली यहाँ पे आपको कक्षाएं भेजी जाती हैं। तो यहीं पर अपने सेशन को समाप्त करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।